बेटा हम इस वीडियो के पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। लड़के वालों का लड़की को देखने, उमा को देखने के लिए आना। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था उमा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, शंकर और उसके पिता रामस्वरूप। उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। उमा के पिता उमा के पढ़ी लिखी होने के बावजूद उससे कम पढ़ी लिखी होने का व्यवहार करने को कहते हैं। उनका आदर सत्कार किया जाता है। लड़के वालों के विचार हमने पढ़े कि किस तरह के थे। उमा का आना, उमा से लड़के वालों का सवाल जवाब पूछना, यहाँ तक हमने वीडियो के पार्ट 1 में पढ़ा था। लड़के वाले आते हैं, उमा से सवाल जवाब पूछते हैं। उमा उनके किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती तो शंकर के पिता गोपाल प्रसाद उमा को उकसाते हैं, ये कहकर कि वो गूंगी है क्या जो खुद से जवाब नहीं दे सकती और हर जवाब रामस्वरूप ही दे रहे हैं। अपनी ऐसी बातों से उकसाकर वो उमा को जवाब देने के लिए कहते हैं। उमा जो शंकर को पहचान चुकी होती है, अब उमा जवाब देगी लड़के वालों को कि वो क्या कहती है। उमा का लड़के वालों को जवाब देना। रामस्वरूप कहते हैं कि बेटी जवाब दो, तो वह फूट पड़ती है। उसके पिता कहते हैं रामस्वरूप की बेटी जवाब दो, देखो साहब क्या कह रहे हैं। तो वह बोल पड़ती है कि क्या जवाब दूँ बाबूजी, जब मेज कुर्सी बिकती है तब दुकानदार मेज कुर्सी से नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखाता है, पसंद आ गई तो अच्छा वरना नहीं। यहाँ उमा अपनी दर्द भरी बात को, उसके हृदय पर जो आघात लगा है, उसके हृदय में जो पीड़ा हो रही है, उसको वो उजागर करती है ये कहकर कि जब मेज कुर्सी बिकती है तो दुकानदार उस वस्तु से नहीं पूछता, बस खरीदार को दिखाता है, उसे पसंद आ गई तो ठीक, और यदि उसे पसंद नहीं आई वो उस खरीदार से पूछता है। तो मैं क्या बोलूँ, मेरा तो आप सौदा कर रहे हैं। वह आगे कहती है इस महाशय से पूछिए कि क्या लड़कियों का दिल नहीं होता, क्या उनको चोट नहीं लगती। तब गोपाल प्रसाद झल्ला उठते हैं। उमा लड़के वालों से कहती है कि ये महाशय जो मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे पूछिए कि क्या लड़कियों के पास दिल नहीं होता, क्या उनकी ये ऐसी विचार, ऐसी बातें उसे तकलीफ़ नहीं देती। ये अपने बेटे से तो पूछें कि इसकी रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। तो गोपाल प्रसाद हैरान हो जाते हैं कि उमा ऐसा क्यों कह रही है। वो लड़के वालों के सामने कहती है कि आप इतनी देर से मेरे से सवाल जवाब करे जा रहे हैं और मैं चुपचाप हर सवाल का जवाब दिए जा रही हूँ, तो क्या मुझे किसी बात से कोई दुख नहीं होता। तो इस तरह से वो उनसे बात करती है। उमा द्वारा शंकर की पोल खोलना। अब उमा शंकर की पोल खोलती है सबके सामने, जो वो जानती है उसके विषय में। उमा गोपाल प्रसाद से कहती है कि जरा अपने साहबजादे से पूछिए कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भाग गए थे। उमा पहचान जाती है तो वो बता देती है कि आपका बेटा जो है वो गर्ल्स कॉलेज के, लड़कियों के कॉलेज के इर्द गिर्द घूमता हुआ पकड़ा गया है और ये वहाँ से भगाया भी गया था। वह शंकर की करतूत के विषय में बताती है कि शंकर कॉलेज में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते हुए और लड़कियों से छेड़खानी करते हुए पकड़ा गया था। तब उसने नौकरानी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी थी और भाग निकला था। उसकी वहाँ पिटाई भी हुई थी। उमा शंकर की चरित्रहीनता को उधेड़ कर रख देती है। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं क्या तुम पढ़ी लिखी हो। तब उमा जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, मैंने बीए पास किया है, कोई चोरी नहीं की, न ही आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत और मान का ख्याल है। उमा के कथन द्वारा गोपाल प्रसाद को पता चलता है कि वह कॉलेज में पढ़ी है। उमा ने जब लड़के की सभी काली करतूतें कह दी तब लड़के वालों का मुंह बन गया। गोपाल प्रसाद बोले कि रामस्वरूप जी, आपने क्या हमें यहाँ हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलवाया है। देखो, जब किसी की पोल खोल दी जाती है, अगर किसी में कमियां हैं और उनकी पोल खोल दी जाए, उनकी कमियों को उजागर कर दिया जाए सबके सामने, तो उस व्यक्ति को गुस्सा आता ही आता है। उमा ने जब शंकर की पोल सबके सामने खोल दी, शंकर की कमियां सबके सामने रख दी, तो गोपाल प्रसाद को क्रोध आ जाता है। वो अपने बेटे की इस कमी को छुपाने के लिए उमा को ही दोषी ठहराते हैं। अपने बेटे की कमी पर पर्दा डालने के लिए, अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डालने के लिए वो उमा को ही दोषी ठहराते हैं कि तुम बीए तक पढ़ी हो, तुम कॉलेज गई हो। रामस्वरूप से कहते हैं कि तुमने हमसे झूठ बोला, तुमने हमारी बेइज्जती करने के लिए हमें यहाँ बुलाया था, तुम्हारी लड़की पढ़ी लिखी है, कॉलेज गई है और तुमने हमसे झूठ बोला।
तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। तो उमा कहती है कि बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है, आपके बेटे की तो कोई इज्जत है ही नहीं, ये तो पहले ही चरित्रहीन है। तो उमा जो है वो अच्छे से लड़के वालों की बेइज्जती कर कर उन्हें भेज देती है। आगे है शंकर की बैकबोन का स्पष्टीकरण। बैकबोन का यानी कि शंकर की जो रीढ़ की हड्डी है उसका स्पष्टीकरण यहाँ कैसे किया गया कि रीढ़ की हड्डी क्यों रखा गया फिर इस पाठ का नाम। तो सुनिए, गोपाल प्रसाद स्वयं को अपमानित किए जाने की बात कहते हैं और वहाँ से जाने को उपक्रम करते हैं, यानी कि उठ जाते हैं। तो उमा यह कहकर उन्हें और चिढ़ा देती है कि घर जाकर यह पता लगाइएगा कि आपके लड़के लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। गोपाल प्रसाद और शंकर लौट जाते हैं। तभी रतन मक्खन लेकर लौटता है और पर्दा गिरता है। यानी कि उमा जो है वो जब लड़के वाले जाते हैं, कहते हैं हम जा रहे हैं, तो उमा कहती है जाइए जाइए और जाकर अपने बेटे का से ये ज़रूर पूछना कि इसकी रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी इसके खुद के स्वयं के कोई विचार हैं भी या नहीं। ये खुद पढ़ा लिखा है और उसके बावजूद भी लड़कियों की शिक्षा का सम्मान नहीं करता, लड़कियों का सम्मान नहीं करता, चरित्रहीन है। तो आप ये पता कीजिए कि आपके बेटे की भी रीढ़ की हड्डी है या नहीं। उम्मीद करती हूँ आप सबको नाटक अच्छे से समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा नाटक दोहरा देती हूँ शॉर्टकट में। उमा नाम की एक लड़की है, उसको लड़के वाले देखने आते हैं। जब किसी को लड़की को कोई देखने आता है तो उसके घर में साज सजावट की जाती है, तैयारी की जाती है, वही तैयारी की जाती है। फिर रामस्वरूप जो हैं उमा के पिता, वो अपनी पत्नी प्रेमा से यानी उमा की माँ से उसे सजने संवर के आने के लिए कहते हैं, लड़के वालों के सामने साधारण सा व्यवहार करने के लिए कहते हैं, जो कि गलत है। और रामस्वरूप उसकी शिक्षा को छिपाते हैं, तो ये गलत है। बेशक रामस्वरूप विवश हैं, मजबूर हैं, एक बेटी के पिता हैं, उसकी शादी करने के लिए उन्हें झूठ बोलना पड़ता है, किंतु हमारा विचार है कि उन्हें फिर ऐसे घर में अपनी बेटी का रिश्ता ही नहीं करना चाहिए जहाँ उसकी बेटी की शिक्षा का सम्मान नहीं है। जो लोग दहेज के लालची हैं उन्हें अपनी बेटी का रिश्ता वहाँ पर करना ही नहीं चाहिए था। रामस्वरूप को एक विवश पिता की तरह दिखाया गया है कि वो एक विवश मजबूर पिता हैं, इसलिए लड़की वालों की बात मानने को तैयार हो जाते हैं, किंतु उनकी विवशता नहीं है। वो चाहें तो उन्हें ऐसी जगह अपनी बेटी का रिश्ता ही नहीं करना चाहिए था। फिर लड़के वाले आते हैं, उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। वो अपने दकियानूसी से घटिया से विचार जो हैं वो रामस्वरूप के सामने रखते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, पढ़ लिख कर कौन सा नौकरी करनी है, मेम साहब बनाना है। फिर उमा आती है, उमा से तरह तरह के सवाल जवाब पूछे जाते हैं, खाने पीने के, घर के कामकाज के, मतलब पूरी तरह से गुणवती लड़की वो चाहते हैं। फिर उमा जो है वो शंकर को पहचान जाती है, तो वो सबके सामने शंकर की पोल खोल देती है, उसका पर्दाफाश कर देती है कि वो किस तरह गर्ल्स कॉलेज के बाहर पकड़ा गया और किस तरह से उसने वहाँ मार खाई और किस तरह अपनी जान बचाकर वो भागा था। तो इस नाटक के माध्यम से लेखक ने ऐसे घटिया और दकियानूसी विचारों वाले लोगों का पर्दाफाश किया है जो लड़कियों को मेज कुर्सी मानते हैं, जो लड़कियों को एक सौदे की वस्तु मानते हैं, शादी को एक बिजनेस मानते हैं, सौदा तय करते हैं। और उमा जैसी बहादुर लड़कियों के माध्यम से समाज की उन लड़कियों को प्रेरणा दी है जो अपने ऊपर होने वाले अन्याय और अत्याचार को चुपचाप सह जाती हैं। उसका कहना है कि उमा के द्वारा वो लेखक हमें ये संदेश देना चाहता है कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए बात करनी चाहिए और जो बात हमारे लिए गलत हो उसका विरोध करना चाहिए। अब हम इसके प्रश्न उत्तर डिस्कशन करते हैं। मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर समझा दूंगी। और बेटा फिर से मैं वही बोल रही हूँ, ये नाटक है, बड़े क्वेश्चंस हैं इसमें। जिन क्वेश्चंस पर टिक लगा होगा वो आपको करना है, जिन क्वेश्चंस पर क्रॉस लगा होगा वो क्वेश्चन आपको नहीं करना है। पहला प्रश्न है, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? तर्क संगत मतलब कहाँ तक सही है? बात बात पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद जो हैं वो अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं कि हमारा समय अच्छा था, हमारा ज़माना अच्छा था, हमारे समय में ये अच्छा था, वो अच्छा था। तो लेखक पूछता है कि इस तरह की उनकी तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है, कहाँ तक सही है?
तो हमारे विचार से इस प्रश्न का उत्तर है कि उनका इस तरह से अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करना सही नहीं है, क्योंकि ज़माने की अपनी स्थिति होती है, ज़माना बदलता रहता है, समय के साथ साथ समाज में परिवर्तन आते रहते हैं। तो इसलिए मनुष्य को भी इस परिवर्तनशील समाज में अपने विचारों को बदलना चाहिए। बदलते समय के साथ जो वर्तमान में चारों ओर विकास हो रहा है, उस विकास को उसे स्वीकार करना चाहिए। आज विज्ञान का युग है, चारों तरफ कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है, कुछ ना कुछ नए विकास होते रहते हैं। तो लेखक का मानना है कि इन बदलते हुए विकास को, इस परिवर्तन को हमें स्वीकार करना चाहिए, ना कि पिछले समय की तुलना वर्तमान समय से ही करते रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि रामस्वरूप अपनी बेटी को शिक्षा दिलवाते हैं और विवाह के लिए उसकी शिक्षा को छिपाते हैं। यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? विरोधाभास मतलब विरोध की अवस्था, कि रामस्वरूप एक तरफ तो अपनी बेटी को शिक्षा दिलवाते हैं और फिर उसकी शिक्षा को छिपाते भी हैं। तो ये जो विरोध की स्थिति है, ये उनकी किस मजबूरी को प्रकट करती है? तो ये उनकी इस मजबूरी को प्रकट करती है कि वो एक बेटी के पिता हैं और बेटी का अच्छी जगह रिश्ता करने के लिए वो चाहते हैं कि लड़की का रिश्ता किसी अच्छी जगह पर हो जाए, और उसके बीच में वो लड़की की शिक्षा ही बाधा बनती है, जिसके कारण उन्हें विवश होकर, मजबूर होकर अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाना पड़ता है। रामस्वरूप स्त्री शिक्षा के पक्षधर हैं, वो अपनी बेटी को शिक्षा तो दिलाते हैं, परंतु एक मजबूर पिता होने के कारण उसकी इस उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। तीसरा प्रश्न है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? रामस्वरूप ने अपनी बेटी से जिस व्यवहार की अपेक्षा की कि वो कम पढ़ी लिखी दिखे, लड़के वालों के सामने सीधी सादगी सरल सी दिखाई दे, अपनी शिक्षा को छिपाए, जिस तरह लड़के वाले चाहते हैं वैसा ही वो व्यवहार करे, तो ऐसे व्यवहार की तुलना करना उचित क्यों नहीं है? तो ऐसे व्यवहार की तुलना करना उचित इसलिए नहीं है कि जब वो लड़की पढ़ी लिखी है तो उसे अपनी पढ़ाई को छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसने शिक्षा प्राप्त की है, शिक्षा प्राप्त करके उसने कोई गलत कार्य नहीं किया। तो हमारी दृष्टि में रामस्वरूप का ऐसा सोचना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि लड़की कोई भेड़ बकरी या मेज कुर्सी नहीं है जो अपने ऊपर हुए अन्याय को चुपचाप सहती रहे। उसकी भी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, उसके पास भी दिल होता है, अच्छे बुरे का आभास उसे भी होता है, तो उसे भी अपने अधिकारों के लिए बोलने का अधिकार है, अपने विचार प्रस्तुत करने का। शादी उसके जीवन का सवाल है, तो जहाँ उसका सम्मान ना हो, उसकी शिक्षा का सम्मान ना हो, ऐसी जगह अगर वो रिश्ता नहीं करना चाहती तो रामस्वरूप को अपनी बेटी की इस विचार का समर्थन करना चाहिए था, ना कि उसे उसकी शिक्षा को छिपाने के लिए बाध्य करना चाहिए था। अगला प्रश्न है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उस शिक्षा को छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों समान रूप से अपराधी हैं? रामस्वरूप अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाते हैं और गोपाल प्रसाद जो हैं, जो लड़के के पिता है शंकर, वो इस शादी को, विवाह को एक बिजनेस की तरह मानते हैं। क्या आपके विचार हैं कि दोनों समान रूप से अपराधी हैं? तो हाँ, हमारे विचार से दोनों बराबर के अपराधी हैं। सबसे पहले तो गोपाल प्रसाद, जो विवाह की पवित्रता को नहीं समझते और पवित्र विवाह के संस्कार को एक बिजनेस, एक व्यापार की तरह समझते हैं और रिश्ता तय करने से पहले व्यापार की तरह सौदा तय करते हैं, मोल भाव करते हैं, दहेज के लालची हैं। वो खुद पढ़े लिखे हैं, एक वकील हैं, उसके बाद उनका इस तरह का व्यवहार करना अनुचित है और स्त्री शिक्षा का वो सम्मान नहीं करते। दूसरी तरफ है रामस्वरूप, तो हम मानते हैं कि रामस्वरूप भी बराबर के दोषी हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई है, कोई पाप नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, तो उन्हें उसकी शिक्षा को छिपाना नहीं चाहिए था, बल्कि उन्हें ऐसे घर में अपनी बेटी का रिश्ता ही नहीं तय करना चाहिए था जहां उसकी बेटी की शिक्षा का सम्मान ना हो। तो हम मानते हैं कि दोनों समान रूप से अपराधी हैं। अगला प्रश्न है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा के इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? उमा जो ये कहती है कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी नहीं है, इस
के माध्यम से उमा शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। इस कथन के माध्यम से उमा शंकर की कमियों की ओर इशारा करती है कि शंकर एक चरित्रहीन लड़का है। वो गर्ल्स कॉलेज के बाहर, लड़कियों के हॉस्टल के बाहर चक्कर लगाते हुए पकड़ा जाता है। वह सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता, झुककर चलता है। उसका शरीर कमज़ोर है, उसमें आत्मविश्वास की कमी है, वो उसके स्वयं के कोई विचार नहीं है, वो उचित अनुचित बातों में किसी में फ़र्क नहीं कर सकता, वो अपने पिता की उचित और अनुचित, सही गलत बातों में का फैसला नहीं कर सकता। उनकी हर गलत और सही बात में हाँ मिलाता है। वो रूढ़िवादी विचारों वाला है, यानी परंपरागत पुराने विचारों वाला है। वो अपने पिता के रूढ़िवादी विचारों का समर्थन करता है, उनका विरोध करने की बजाय। तो इसलिए उमा ने शंकर की इन्हीं कमियों के कारण उसे बिना रीढ़ की हड्डी वाला कहा है। अगला प्रश्न है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है। कि हमारे सामने दो पात्र आए, शंकर और उमा, तो हमें समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है। तो इसमें कोई भी सोचने का विषय नहीं है कि समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है, उमा जैसे व्यक्तित्व की। क्योंकि शंकर एक कमज़ोर व्यक्तित्व वाला लड़का है, वह रूढ़िवादी है, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कमज़ोर है, चरित्रहीन है, उसके स्वयं के कोई विचार नहीं है, वो अपने पिता के गलत विचारों का विरोध नहीं करता बल्कि उनका समर्थन करता है, स्त्रियों का सम्मान नहीं करता। तो इसलिए समाज को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, जबकि उमा समाज की लड़कियों की आवश्यकता है, जो साहसी है, निर्भीक है, स्पष्टवादी है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, अन्याय से लड़ने की क्षमता रखती है, रूढ़ियों में विश्वास नहीं करती। समाज को ऐसे ही सब लड़की के, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो समाज में परिवर्तन ला सकें, समाज में फैली इन बुराइयों का विरोध कर सकें, उन्हें समाप्त कर सकें। तो समाज को विकास के लिए शंकर जैसे व्यक्तित्व की नहीं बल्कि उमा जैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है। अगला प्रश्न हमारे सामने, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। प्रश्न है कि इस पाठ को, इस नाटक को जो ये शीर्षक दिया गया, जो ये टाइटल दिया गया रीढ़ की हड्डी, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, ये बताना आपको कि ये सार्थक है। सार्थक मतलब क्या, इसका सही अर्थ निकल रहा है। तो ये रीढ़ की हड्डी शीर्षक बिल्कुल सार्थक है, उचित है, क्योंकि शरीर को सीधा रखने का काम कौन करता है, रीढ़ की हड्डी। शरीर में रीढ़ की हड्डी का बहुत महत्व होता है। उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में चरित्र का बहुत महत्व होता है। रीढ़ की हड्डी यहाँ व्यक्ति के चरित्र का प्रतीक है कि जिस प्रकार व्यक्ति में के शरीर में अगर रीढ़ की हड्डी नहीं है तो वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, अपने बलबूते कोई भी काम नहीं कर सकता, वो दूसरे पर निर्भर होता है, आत्मनिर्भर नहीं रहता। उसी प्रकार यहाँ रीढ़ की हड्डी व्यक्ति के चरित्र का प्रतीक है कि यदि व्यक्ति का चरित्र ही खराब है, ठीक है, उसका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो खुद से कोई फैसला नहीं ले सकता, सही और गलत में अंतर नहीं कर सकता, तो फिर वो दूसरों पर ही निर्भर रहता है। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी का प्रतीकार्थ चरित्रवान होना है, यानी कि जिस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी है वो एक चरित्रवान व्यक्ति है, वो अपने खुद के बलबूते सब कुछ कर सकता है। और जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है वो एक चरित्रहीन युवक की तरह हो जाता है, जिसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर करता है, उसके अपने स्वयं के कोई विचार नहीं होते। इसलिए इस नाटक का जो शीर्षक दिया गया रीढ़ की हड्डी, वो बिल्कुल सार्थक है, क्योंकि ये शंकर जैसे व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, कथावस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों। कथावस्तु का मतलब है जो भी नाटक में हमने पढ़ा उसके आधार पर आप किसे इस एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं। तो हम इस एकांकी का मुख्य पात्र रामस्वरूप की बेटी उमा को मानते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि इसी पात्र के माध्यम से लेखक ने अपनी बात सबके सामने प्रस्तुत की है, यानी जो लेखक के विचार थे वो विचार उसने उमा के चरित्र के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं कि व्यक्ति चरित्रवान होना चाहिए, पढ़ना लिखना कोई गलत बात नहीं है। तो जो दहेज का विरोध करना, लेखक के जो ये स्वयं के विचार थे, ये उसने उमा नाम के चरित्र के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। और इस नाटक का जो केंद्र है वो भी उमा है, क्योंकि उमा को ही देखने लड़के वाले आते हैं, उमा से ही सवाल जवाब किए जाते हैं, उमा ही लड़के वालों के गलत सवाल और जवाबों का
खंडन करती है, विरोध करती है। तो इसीलिए इस एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? उमा, क्योंकि उमा ही ऐसे दो मुहे चरित्र वाले व्यक्तियों की पोल खोलती है, उन्हें आईना दिखाती है। इसीलिए इस कहानी का, इस नाटक का मुख्य पात्र कौन होना चाहिए? उमा। अगला प्रश्न नंबर 9, एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। इस एकांकी के आधार पर आपको गोपाल प्रसाद की और राम स्वरूप की चारित्रिक विशेषताएं बतानी है, मतलब चरित्र की विशेषताएं बतानी है। मैंने आपको राम स्वरूप के विषय में भी पढ़ाया है और गोपाल प्रसाद के विषय में भी पढ़ाया है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपको समझ में आ भी गया होगा कि गोपाल प्रसाद किस तरह का व्यक्ति है और राम स्वरूप किस प्रकार का। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, राम स्वरूप को उमा का गोपाल प्रसाद, राम स्वरूप को शंकर का पिता और गोपाल प्रसाद को उमा का पिता मानकर उनकी दोनों की चारित्रिक विशेषताओं को मिक्स कर देते हैं, जिससे आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बेटा ध्यान से आपको पात्रों के नाम याद होने चाहिए कि राम स्वरूप उमा के पिता हैं और गोपाल प्रसाद शंकर के पिता हैं। तो पहले हम राम स्वरूप की चारित्रिक विशेषताएं समझते हैं। राम स्वरूप एक हंसमुख व्यक्ति हैं, एक लड़की के पिता हैं, स्त्री शिक्षा के पक्षधर हैं, इसीलिए अपनी बेटी को वो उच्च शिक्षा दिलवाते हैं। परंतु एक मजबूर पिता होने के कारण, अपनी बेटी का अच्छी जगह रिश्ता करवाने के कारण, बस इसी लालसा में वो उसकी उच्च शिक्षा को छिपाते हैं और समाज के दोषी बन जाते हैं। वो हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति हैं, अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हैं, उमा को की शिक्षा के पक्षधर हैं, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करते, इसीलिए उमा को BA तक MA तक पढ़ाते भी हैं। लेकिन एक मजबूर पिता होने के कारण वो इस दोष के शिकार हो जाते हैं कि वो उसकी शिक्षा को छिपाते हैं। आगे है गोपाल प्रसाद। गोपाल प्रसाद एक लालची किस्म का व्यक्ति है। वो पेशे से वकील है, खुद एक वकील है, किंतु दहेज का लोभी है, लालची है, दकियानूसी विचारों वाला है। अपने बेटे को पढ़ाया है BSc तक, लेकिन बहू कैसी चाहते हैं? कम पढ़ी लिखी। स्त्रियों की शिक्षा का सम्मान नहीं करते, स्त्रियों का सम्मान नहीं करते। गोपाल प्रसाद में तो बहुत ज़्यादा कमियां यहाँ पर हमें दर्शाई गई हैं कि पहला तो ये कि वो दकियानूसी ख्यालों के हैं, रूढ़िवादी विचारों के हैं, स्त्री शिक्षा का सम्मान नहीं करते, स्त्रियों का सम्मान नहीं करते और दहेज के लोभी हैं, दहेज के लालची हैं। इस तरह की विशेषताएं इन दोनों की हमारे सामने प्रस्तुत की गई हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। इस एकांकी का क्या उद्देश्य है? इस नाटक का, इस एकांकी का उद्देश्य क्या है? तो इस एकांकी का उद्देश्य मैं आपको नाटक शुरू करवाने से पहले ही बता चुकी हूँ कि इस एकांकी का उद्देश्य क्या है? समाज में गोपाल प्रसाद और शंकर जैसे लोगों का पर्दाफाश करना। जो शंकर और गोपाल प्रसाद जैसे दहेज के लालची और दहेज के लोभी व्यक्ति हैं, उनका पर्दाफाश करना ही इस एकांकी का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य, समाज में उमा की तरह लड़कियों को जागरूक करना। समाज में लड़कियों को उमा की तरह स्वाभिमानी, साहसी, धैर्यशील बनाना, ताकि वो अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकें और अपने ऊपर होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। इस तरह के दोनों उद्देश्य लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। अगला प्रश्न है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप वैसे अपने विचारों से खुद भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो बुक में आपके पास आएगा आप उसी आंसर को एज इट इज़ टिपें। आप क्वेश्चंस में, आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हो गए हैं, तो आप क्वेश्चंस में जितना आपको पाठ समझ में आया है, आप अपने विचारों से भी प्रश्न उत्तर में लाइनें ऐड कर सकते हैं। मैं किसी भी बच्चे को ये नहीं कहूँगी कि आप एज इट इज़ जैसे मैं भेज रही हूँ उसको एज इट इज़ रट्टे लगाओ या बुक की लैंग्वेज को याद करो, बिल्कुल नहीं। आपने नाटक को अगर हमने अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो अगर प्रश्न का उत्तर आप अपने विचारों में देना चाहते हो तो बिल्कुल दे सकते हो। जैसा कि ये प्रश्न नंबर 11 हमारे सामने है, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने विचारों से दे सकते हो कि समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। हम घर परिवार में महिलाओं को सम्मान दिला सकते हैं, उनके सम्मान की रक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं, उन्हें उचित शिक्षा दिलवा सकते हैं, पति और पिता की संपत्ति में से महिलाओं को अधिकार दिला सकते हैं, उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, दहेज के बिना विवाह
करवा सकते हैं। दहेज लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए। स्त्रियों को उचित शिक्षा दिलवाना चाहिए। उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर सकते हैं। तो इस नाटक के माध्यम से लेखक ने अपना उद्देश्य स्पष्ट किया। हमने नाटक को अच्छे से सुना, समझा। बेटा फिर से मैं आपसे कह रही हूँ कि PDF में आपको चैप्टर को पहले पढ़ना है। बिल्कुल भी ये गलती ना करें कि सिर्फ सीधा प्रश्न उत्तर लिखें। पहले पाठ की रीडिंग लगाएंगे, जितना भी आपके पास आ रहा है मटेरियल उसमें से, बाद में हम बुक से पढ़ेंगे पूरे नाटक को। वो पढ़ना है और इसके प्रश्न उत्तर अच्छे से करने हैं। इसके अभ्यास के 11 प्रश्न हैं, वो तो आपको करने ही करने हैं। सारे हमने अभी अभी डिस्कशन किए हैं। अभ्यास के 11 प्रश्न जो हमने अभी डिस्कशन किए हैं वो आपको करने हैं। इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा प्रश्न होगा तो जिस पेज पे जिस क्वेश्चन पे टिक लगा है वो आपको करना है, जिस पर क्रॉस लगा है वो आपको नहीं करना। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हुए इसके तो मैं सेंड करूँगी। अदरवाइज़ जो हमने अभ्यास के 11 प्रश्न अभी डिस्कशन किए हैं वो 11 प्रश्न आपको करने हैं। धन्यवाद बच्चों।